रिया की मां मिसेज बजाज भी अपनी भारी भरकम जवेल चमकती हुई पहुंची। वह भी अपनी बेटी की तरह बेहद ही घमंडी और बदतमीज औरत थी। उसने अपनी बेटी की बदतमीजी की रोकने की बजाय उसने इशिका और मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी बेटी का पूरा साथ देते हुए कहा, छोड़ो रिया, इन जैसी गरीब लड़कियों के मुंह मत लगो। मैनेजर कहाँ है? ऐसे गैर लोगों को इस वीआईपी लाउंज में एंट्री कैसे मिल गई? इशिका के चेहरे पर एक डरावनी और ठंडी मुस्कान उभर आई। पिछले जन्म में उसने सहना सीखा था, लेकिन इस जन्म में वह दुश्मनों को कुचलना जानती थी। उसने अपनी सख्त और कड़क आवाज में कहा, कपड़ों से औकात नापने से पहले खुद की जुबान और परवरिश की औकात नाप लेनी चाहिए। मिसेज बजाज, जो आप इस मॉल से सही सलामत बाहर जा पाती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने की? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से झटके से बाहर फेंकवा सकती हूँ, रिया ने गुस्से में कहा। इसी ड्रामे के बीच मॉल के सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी कैमरे में यह सब देखा। जैसे उसने देखा कि बॉस की पत्नी के साथ बदतमीजी हो रही है, उसके हाथ पैर कांप गए। उसने तुरंत बिना पल गवाए अथर्व अग्निवंशी के पर्सनल असिस्टेंट विराज को फ़ोन करके पूरी बात बता दी। जब ऑफिस में बैठे अथर्व को पता चला कि उसकी बीवी के साथ किसी ने बदतमीजी की है तो उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा, तो माफिया किंग के अंदर का शैतान जाग गया। उसकी आंखों में खून उतर आया है। उसने झटके से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ मॉल में दाखिल हो गया। दूसरी तरफ मॉल के लाउंज में सिया जी, सितारा जी और मिसेज ओबरॉय भी दूसरी तरफ से शॉपिंग खत्म करके वहां पहुंच गई। अपनी बहू के साथ एक अनजान औरत को एक लड़की से बहस करते हुए देख सिया जी ने कड़क आवाज में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? पहले ही रिया बजाज कुछ और बकवास करती पूरे हॉल में वीआईपी फ्लोर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा में एक अपना भारीपन महसूस होने लगा। हाई प्रोफाइल बॉडीगार्ड की एक पूरी फौज ने लाउंज को घेर लिया और तभी अपने ब्लैक 3 पीस सूट में हाथों को जेब में डाले चेहरे पर साक्षात मौत जैसा कड़क बावली अथर्व अग्निवंशी ने वहां कदम रखा। अथर्व को देखते ही मॉल का मैनेजर और सेल्स गर्ल्स डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनकी रीढ़ की हड्डी में डर की लहर दौड़ गई। इशिका ने जब अपने पति को देखा तो उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि अब तमाशा बड़ा होने वाला है। अथर्व सीधे इशिका के पास आया और उसने इशिका की आंखों में देखा, वह ठीक है या नहीं, और फिर घूमा रिया और उसकी माँ की तरफ। उस अपनी कटीली नज़रों में इतना खौफ था कि रिया बजाज के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अथर्व अग्निवंशी को अच्छी तरह से जानती थी। उसके माथे से पसीना छूटने लगा। वह समझ गई कि उसने दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान से पंगा ले लिया है। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है ना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की? अथर्व की बेहद ठंडी और जानलेवा आवाज़ गूंजी। उसने बिना देर किए अपना फ़ोन निकाला और रिया के पिता मिस्टर बजाज को कॉल कर दिया। अग्निवंशी, मॉल के वीआईपी लाउंज में आओ, अभी के अभी 5 मिनट में नहीं पहुँचे तो तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। बजाज परिवार को उसकी सही औकात दिखाने के लिए अग्निवंशी और ओबरॉय परिवार में खुशियों का नया सवेरा हुआ। आज बहुत ही बड़ा दिन था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज आर्यन और मीरा की सगाई थी। इशिका ने सुझाव से अनुसार शहर के सबसे आलीशान और राजसी 5 स्टार पैलेस होटल को पूरी तरह से बुक कर लिया गया था। पूरा होटल रंग बिरंगे विदेशी फूलों और क्रिस्टल की झूमर और सुनहरी लाइटों से किसी जन्नत की तरह सजाया गया था। होटल के वीआईपी स्वीट में इशिका तैयार हो रही थी। आज उसने वाइन रेड कलर की साड़ी पहनी थी जिसे उसने मॉल में पसंद किया था। इस साड़ी में इशिका की खूबसूरती का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसके खुले बाल, कानों के झुमके, ओठों पर गहरी लाल रंग की लिपस्टिक और मांग में सजे सिंदूर की रेखा उसकी खूबसूरती में चांद लगा रहे थे। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह एक बच्चे की माँ है। कमरे का दरवाजा खुला और अथर्व के अंदर कदम रखा। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था जिसमें वह साक्षात किसी राजा की तरह बेहद हैंडसम और कड़क लग रहा था। लेकिन जैसे उसकी नज़र शीशे के सामने खड़ी इशिका पर पड़ी, माफिया किंग अथर्व के कदम वहीं रुक गए। उसकी गहरी नज़रें इशिका के चेहरे और उसकी पतली कमर पर टिक गई। इशिका ने शीशे में अथर्व को देखा और वह भी उसे ही देखते ही रह गई। अथर्व धीरे धीरे उसके करीब आया और पीछे से अपनी मजबूत बाहों में उसे लपेट लिया। उसकी गर्म सांसें इशिका की गर्दन को छू रही थी। मैंने कहा था ना इशिका, इस साड़ी में तुम बहुत ही खूबसूरत लगोगी और आज तुम इतनी कातिलाना लग रही हो कि मेरा तुम्हें इस कमरे से बाहर ले जाने का मन ही नहीं कर रहा। अथर्व ने अपनी बेहद भारी और दीवानगी भरी आवाज़ में इशिका के कान के पास फुसफुसाया। इशिका ने हंसते हुए उसके सीने पर हाथ रखा और कहा, अथर्व अब छोड़िए ना, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे और आज हमारे मीरा और आर्यन का सबसे बड़ा दिन है, हमें नीचे चलना चाहिए। अथर्व ने इशिका के गाल पर एक किस किया और उसका हाथ थाम कर नीचे हॉल की तरफ बढ़ गया। पैलेस होटल का पिछला आलीशान लॉन आज पूरी तरह से गेंदे के पीले और नारंगी फूलों की लड़ियों से महक रहा था।
दोल नगाड़ों के ताबे इतने दमदार थी कि पैरों का थिरकना लाजमी था। अग्निवंशी ठाकुर और ओबरॉय परिवार के सभी लोग आज पीले रंग के खूबसूरत लिबासों में सजे धजे घूम रहे थे। शादी का माहौल अब पूरे रंग में आ चुका था। लॉन के ठीक बीचों बीच एक खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी की चौकी रखी हुई थी, जिस पर दूल्हा दुल्हन यानी कि आर्यन और मीरा को बैठाया गया था। आर्यन ने आज पीले कुर्ते और सफ़ेद पजामे में बेहद हैंडसम लग रहा था, जबकि मीरा ने पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था। उसने फूलों के गहने भी पहने हुए थे, जिसमें वह किसी साक्षात परी की तरह लग रही थी। रस्मों की शुरुआत सबसे पहले बड़ों ने की। सभी ने मिलकर पहले आर्यन को हल्दी लगाई, फिर मीरा को हल्दी लगाई। मिसेज ओबरॉय ने अपने इकलौते बेटे आर्यन के सिर पर हाथ रखकर नजर उठाई और उसके माथे को चूम लिया। और राघव जी और मिस्टर ठाकुर एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराते हुए ढोल की थाप पर तालियां बजा रहे थे। एक तरफ अदर अपने खास अंदाज में खड़ा था। पीला कुर्ता पहनने के बाद भी उसका रौब और कड़क मिजाज वैसा ही था, लेकिन उसकी नज़र लगातार अपनी पत्नी इशिका को ही ढूंढ रही थी। इशिका पीले रंग की नेट की साड़ी में खुले बालों में बला की खूबसूरत लग रही थी। हल्दी के उस धमाकेदार और खूबसूरत यादों के बाद पैलेस होटल में एक नया सवेरा हुआ। आज शादी के सबसे खूबसूरत रस्मों में से एक मेहंदी सेरेमनी का दिन था। पूरे पैलेस को हरे और गुलाबी रंग के पर्दों तथा ताज़ा गेंदों और मोगरे के फूलों की लड़ी से किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हवा में मोगरों की धीमी धीमी खुशबू और ढोलक की थाप गूंज रही थी। हॉल में परिवार के सभी लोग एक से बढ़कर एक पारिवारिक और खूबसूरत कपड़ों में सजे धजे बैठे थे। होने वाली दुल्हन मीरा हरे रंग के लहंगे में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। शहर के सबसे मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट मीरा के हाथों में आर्यन के नाम की मेहंदी लगा रही थी। मीरा के चेहरे पर आने वाली जिंदगी के सुकून साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ हमारी इशिका भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने डार्क ग्रीन कलर का बेहद रॉयल लहंगा पहन रखा था। खुले बान कालों में झुमके उसकी खूबसूरती में चांद चांद लगा रहे थे। अदर अपनी पत्नी को इस रूप में देखकर एक पल के लिए अपने नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। वह खुद भी डार्क ग्रीन कलर के कुर्ते में बेहद ही रोबीला और हैंडसम लग रहा था। कुछ ही घंटों में सभी महिलाओं और सहेलियों ने हाथों में खूबसूरत मेहंदी लग चुकी थी। मीरा के दोनों हाथ कोनियों तक शगुन की मेहंदी में सज चुके थे, क्योंकि दोनों हथेलियों में मेहंदी लगी थी। इसलिए लड़कियां खुद अपने हाथों से कुछ नहीं कहा सकती थी। यह वही पल था जब पतियों के प्यार और लाड का इम्तिहान होना था। आर्यन जो ओबरॉय कंपनी का रसूखदार सीईओ था, वह इस वक्त सब कुछ भूलकर एक सच्चे आशिक की तरह मीरा के बगल में बैठा था। उसने प्यार से प्लेट में पनीर टिक्का का टुकड़ा उठाया और बहुत ही कोमलता से मीरा के मुंह के पास ले आया। खाइए होने वाली मिसेज ओबरॉय, सुबह से भूखी है आप? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने शर्माते हुए अपनी नज़र झुका ली और निवाला खा लिया। खाना खिलाते खिलाते दोनों अपनी आने वाली ज़िंदगी और सपनों और शादी के बाद के खूबसूरत दिनों के बारे में धीरे धीरे बात करने लगे। दूसरी तरफ सोफे पर अदर और इशिका बैठे थे। अदर ने भी बिना किसी की परवाह किए पूरी दुनिया के सामने अपने उस सख्त रूप को साइड में रखा और अपनी जान से प्यारी पत्नी इशिका को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। इसी का पूरा खाना ख़त्म करना है। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से तुम वैसे भी बहुत ही कम खाना खा रही हो। अथर्व ने कड़क लेकिन बेहद ही फिक्रमंद अंदाज में कहा। उसे चम्मच से खाना खिलाया। इशिका ने मुस्कुराते अदर की आंखों में देखा, जिसमें उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत और पॉजिटिवनेस साफ दिख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए प्यार भरी बातें करने लगे। कुछ ही घंटों बाद सब की मेहंदी अच्छी तरह से सूख गई तो सभी ने अपनी अपनी मेहंदी छुड़ाई। जैसे मीरा और इशिका ने अपने हाथ धोए, पूरे हॉल में शोर मच गए। दोनों की मेहंदी का रंग इतना गहरा और गाढ़ा लाल आया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। अरे वाह मीरा बेटा, तुम्हारी मेहंदी का रंग तो बहुत ही गहरा चढ़ा है। इसका मतलब हमारा आर्यन तुमसे बेइंतहा प्यार करता है। मिसेज ओबरॉय ने मीरा की हथेलियों को देखकर हंसते हुए कहा। मीरा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। सिया जी ने इशिका के हाथ को देखा और मुस्कुराकर, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा अथर्व इशिका से बेइंतहा मोहब्बत करता। हमारी इशिका की भी मेहंदी का रंग तो देखो कितना गहरा चढ़ा, जिसमें अथर्व की दीवानगी साफ दिख रही थी। अथर्व ने गरज से इशिका की तरफ देखा और इशिका ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ छुपा लिया। थोड़ी देर बाद सभी परिवार वाले राघव जी, मिस्टर ठाकुर, सितारा जी, सिया जी और मिसेज ओबरॉय एक साथ बड़े सोफे पर बैठ गए और शादी को आगे के इंतजाम और रस्मों के बारे में गंभीरता से चर्चा करने लगे। आर्यन और मीरा भी उनके पास ही बैठे थे। इशिका भी सबके साथ बैठी थी। तभी उसे अचानक कुछ काम याद आया। वह सोफे पर उठी और हॉल में सटे किचन की एरिया की तरफ बढ़ने लगी। अभी वह कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि अचानक उसका सर बहुत ही तेजी से घूम पड़ा। हॉल जैसे गोल गोल चक्कर खाने लगा। इशिका के कदम लड़खड़ा गए। उसने खुद को गिराने से बचाने के लिए पास में खड़े एक बड़े से संगमरमर पिलर को कसकर पकड़ लिया।
उसकी सांसें भारी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को संभालते हुए मन ही मन कहा, मुझे अचानक क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रही है। उसने गहरी सांस ली और खुद को दिलासा दिया, शायद पिछले कुछ दिनों की भागदौड़ और शादी की थकावट की वजह से ऐसा हो रहा है। इशिका ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और पिलर को छोड़कर जैसे ही अगला कदम आगे बढ़ाया, अचानक उसकी आंखों के सामने पूरा तरह से घना अंधेरा छा गया। उसने पूरी तरह बेजान होकर बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगी। लेकिन इससे पहले इशिका का शरीर जमीन को छू पाता, एक मजबूत और ताकतवर साया चीते की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा। वह अदर था। पूरे फंक्शन में अदर की नज़र एक सेकंड के लिए इशिका से नहीं थी। जैसे इशिका को पिलर पकड़ते हुए देखा, वह अलर्ट हो गया और उससे बेहोश होने से पहले उसे लपक इशिका को अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। इशिका आंखें खोलो, जान क्या हुआ। तरफ की आवाज़ में जो खौफ और घबराहट थी, उसने पूरे हॉल में सन्नाटा तोड़ दिया। दुनिया को डराने वाला माफिया किंग का दिल इस वक्त बुरी तरह से घबरा रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। इशिका बेटा सिया जी और सितारा जी की चीखते हुए सोफे से उठी और पूरा परिवार घबराकर उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। अदर ने बिना पल गवाए इशिका को अपनी बाहों में उठाया, तेजी से सीढ़ियों चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसने इशिका को बिस्तर पर बेहद कोमलता से लेटाया। उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था। जब उसने अपने फ़ोन से फैमिली डॉक्टर को तुरंत पैलेस होटल पहुंचने का हुक्म दिया। पैलेस होटल, राइट नाउ मिसेज अग्निवंशी बेहोश हो गई हैं। अगर तुम 10 मिनट में नहीं पहुंचे तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। कुछ ही देर में डॉक्टर अपने मेडिकल स्टाफ के साथ कमरे में पहुंचे। उन्होंने इशिका का चेकअप करना शुरू कर दिया। सुरक्षा और प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए डॉक्टर ने सभी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। अतरफ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सबके समझाने के कारण वह भी वहां से बाहर चला गया। कमरे के बाहर आलिशान कॉरिडोर में पूरा परिवार बेहद तनाव में खड़ा था। सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उधर शेर की तरह गुस्से और बेचैनी से इधर उधर टहला था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट रहा था। वह अपनी मुठ्ठियां दीवार पर मार रहा था। भाई शांत हो जाओ, भाभी ठीक हो जाएंगी, तुम खुद को संभालो। आर्यन ने आगे बढ़कर अदर के कंधे पर हाथ रख कर कहा। मैं खुद को कैसे संभालूं आर्यन, मैं दुनिया का सबसे बेकार पति हूँ। मैं अपनी पत्नी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा। पिछले कुछ दिनों से वह इतनी भागदौड़ कर रही है और मुझे दिखाई ही नहीं दिया था। उन्हें खुद पर गुस्सा करते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहा। राघव जी और मिस्टर ठाकुर ने उसे पकड़कर शांत करवाने की कोशिश की। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर अपने सामान को समेटते हुए बाहर आई। उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत और बड़ी सी मुस्कान थी। अर्थात लपक कर डॉक्टर के सामने आया। उसकी आंखें लाल थी। डॉक्टर, मेरी इशिका ठीक तो है ना, क्या हुआ है उसे? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सभी परिवार वालों की तरफ देखा और कहा, घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर अग्निवंशी, बल्कि यह तो जश्न मनाने की वक्त है। बहुत बहुत बधाई हो मिसेज अग्निवंशी, प्रेग्नेंट है, आप दोबारा पिता बनने वाले हैं। प्रेग्नेंट, यह सब सुनते ही जैसे पूरे कॉरिडोर में वक्त थम सा गया। अथर्व अग्निवंशी, जिसके एक इशारे पर बड़े से बड़े दुश्मन घटने टेक देते थे, इस वक्त बिल्कुल सन्न हो गया था। वह अपनी जगह पर स्टैचू की तरह खड़ा रहा। उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। यह दोबारा पिता बनने वाला इशिका के गर्भ में उसकी मोहब्बत की एक और निशानी पल रही थी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। सिया जी और सितारा जी खुशी के मारे रो पड़ी और एक दूसरे के गले लगी। राघव जी और मिस्टर ठाकुर की आंखों में भी दादा और नाना बनने की खुशी साफ दिख रही थी। सभी ने मिलकर एक दूसरे को बधाई की। अभी आर्यन ने आगे बढ़कर स्टैचू बने अधर को जोर से झंझोड़ा और उसे गले लगा लिया। बधाई हो दोस्त, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम दोबारा से पापा बनने वाले और मैं दोबारा से चाचा। आर्यन के ऐलाने पर अधर होश में आया। उसके चेहरे पर वह सख्त क्रूर और पत्थर जैसा बल एक पल में पिघल गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक गए। उसके होठों पर एक बेहद ही खूबसूरत, सच्ची और हल्की सी मुस्कान बिखर गई। आखिरकार वह दोबारा बाप बनने वाला था और उसका परिवार पूरा होने वाला था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआती महीने इसलिए थकान की वजह से भी पिल हो गया, वह होश में आ चुकी हैं। आप लोग उनसे मिल सकते हैं, बस उन्हें पूरी तरह आराम और खुशियों की ज़रूरत है। डॉक्टर ने बधाई दी और वहाँ से वापस चलेगी। पूरा हॉल में थे वे सारे परिवार वाले अब कमरे की तरफ बढ़ गए जहाँ इशिका अपनी आंखें खोल रही थी और बाहर उसका माफिया किंग अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी को समेटने के लिए तैयार खड़ा था। पिछले जन्म का हर एक काला साया अब हमेशा हमेशा के लिए नई जिंदगी की रोशनी में मिट चुका था। डॉक्टर के जाते ही कॉरिडोर का तनावपूर्ण माहौल एक पल के लिए उस समय बदल गया। बड़ों के चेहरे पर जहाँ पोता पोती आने की खुशी थी, वही आर्यन अपने दोस्त अदर्व की पीठ थपथपा रहा था। लेकिन अदर्व का दिल तो कमरे के अंदर अपनी उस शेरनी के पास अटका हुआ था जो अभी अभी होश में आई थी।
अतः ने बेहद धीमे से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में हल्की रोशनी थी। इशिका बेड के सिरहाने टिकाई पीठ बैठी थी। उसके चेहरे पे अभी थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी। अतः ने देखा ही इशिका ने अपनी कमजोरी आवाज़ में कहा, अतः मुझे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अतः ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बारीक कदमों से उसके करीब आया और बेड के किनारे बैठ गया। उसने बिना देर के इशिका के दोनों नाजुक हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। इशिका ने गौर किया कि यह खूंखार माफिया किंग के हाथ इस वक्त हल्के हल्के काँप रहे थे। उसने गहरी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। अथर्व, आप रो रहे हैं, क्या बात है? प्लीज़ मुझे डराइए मत। इशिका की सांसें तेज होने लगी। अथर्व ने झुक कर इशिका के हाथों को अपने हाथ में लिया और उस पर होठ रख दिया। फिर उसने अपनी बेहद गंभीर और गहरी आवाज़ में कहा, मैं ये डर नहीं है बल्कि खुशी से पागल हो रहा हूँ। इशिका, तुम फिर से माँ बनने वाली हो। जान, हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। माँ फिर से। यह सब सुनते इशिका सब तब रह गई। उसके हाथ अनायास ही अपने पेट पर चले गए। पिछले जन्म में उसने अपने परिवार को खोने का जो भयानक दर्द सहा था, इस जन्म में भगवान ने उसे एक एक करके दुनिया का हर एक नायाब खुशी लौटा रहे थे।